नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देश पर 7 और 8 फरवरी को यात्रा मार्ग का सभी विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य मकसद यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना और जरूरी सुधार करना था। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के सेंसिटिव पॉइंट्स चिन्हित किए गए और संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गौरीकुंड स्थित तप्त कुंड की मरम्मत, चेंजिंग रूम की व्यवस्था और मार्ग की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने गौरीकुंड से छोटी लिंचोली तक पैदल मार्ग का निरीक्षण किया और विभागवार व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। सभी विभागों को 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट यात्रा सेल को देने के निर्देश दिए गए। संयुक्त निरीक्षण में प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य, वन नगर, पंचायत, BKTC, GMVN और ब्लॉक प्रमुख, ऊखी मठ और प्रधान प्रतिनिधि गौरीकुंड उपस्थित थे। जनपद में मैं देख रहा हूँ सभी लोगों में और सभी जो केदारनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें यात्रा को लेके बहुत उत्साह है। और सब आगामी महाशिवरात्रि के दिन भी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ जी टेम्पल ओपनिंग की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो प्रशासन भी इसके लिए बहुत सक्रिय है, बहुत उत्साहपूर्ण है, सभी अधिकारीगण भी, कि एक बार जब ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आगामी यात्रा की प्लानिंग और थोड़ा अच्छे तरीके से करने में हम सब लोगों को भी और अच्छा लगेगा। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केदारनाथ जी यात्रा की जो भी तैयारियां हैं, हम सबको पता है कि ऑल्दो ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि बद्रीनाथ जी की भी ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो गई है, तो उसी डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑलरेडी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार श्री केदारनाथ यात्रा 2026 के सफल संचालन हेतु आज पैदल मार्ग के गौरीकुंड से बड़ी लिंचौली तक विभिन्न पड़ावों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि सभी टीमों द्वारा अपने अपने कार्यों का निरीक्षण किया गया। आगामी यात्रा हेतु केदारनाथ पैदल मार्ग पर सभी व्यवसायियों से अनुरोध है कि वह बिना जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन के बिना अनुमति के कहीं पर भी अपना जो व्यवसाय है या दुकान है उनको स्थापित ना करें। तो सितारगंज के राजनगर में गरीबों की जमीन बचाने के लिए चले 36 दिन के धरने को आज सर्वसम्मति के साथ स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन का मकसद था आंचल फैक्ट्री के लिए गरीब परिवारों की जमीन छीने जाने का विरोध करना। धरने की सफलता के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घोषणा की कि राजनगर में फैक्ट्री नहीं लगेगी और इसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने मंत्री का हार्दिक धन्यवाद किया और कहा कि देर आई दुरुस्त आई। उन्होंने ये भी कहा कि सितारगंज इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों एकड़ खाली जमीन उपलब्ध है ताकि किसी गरीब का घर उजड़े ऐसा ना हो। इस आंदोलन में दिलीप अधिकारी, सुभाष व्यापारी और किशोर हलदार समेत कई स्थानीय नेता भी शामिल थे। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जन भावना को समझा। इनको बहुत पहले समझ जाना चाहिए कि इतनी कड़कती ठंड में पिछले 37 दिनों से धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी उनको ये सलाह दी है कि ये जमीन अगर आप सरकारी जमीन है, अगर उसको आप कब्जे में ले लेंगे और यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी तो यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार मिलेगा, तो उनका ये फैसला था, ये बहुत ही गलत था। जबकि सिटकुल में हजारों एकड़ जमीन वहाँ पे खाली पड़ी है। आज हम लोग यहाँ पर पहुंचकर इसीलिए आज पहुंचे तो उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और आज जो हमारा ये धरना है इसको स्थगित कर रहे हैं, इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने वादे से मुकर जाते हैं तो पुनः हम इसी स्थान से फिर से धरना को शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि मंत्री जी को बहुत देर बाद ये लगा कि मेरे जो सलाहकार थे जिन्होंने ये कहा कि ये 5 एकड़ जमीन खाली ये खाली हुआ पड़ा है, ये फैक्ट्री लगा दो, तो मुझे लगा कि उनको जो है बाद में समझ में आया कि ये जमीन जो है इस प्रकार नहीं है कि यहाँ फैक्ट्री लग जाए। आसपास का माहौल भी ऐसा नहीं है कि आसपास की जमीन खराब हो जाएगी कोई फैक्ट्री लग जाए। तो इसलिए देर आए देश आए, मंत्री जी को सही सलाह मिला, बाद में उन्होंने ये विड्रॉ किया यहाँ से कि फैक्ट्री को नहीं लगाऊंगा। अब मंत्री जी का अगर चाल है कि मेरे चुनाव में सब अगर दिक्कत आ जाए और चुनाव के बाद में देखूंगा, तो इसके लिए भी हमारे यहाँ के लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर मंत्री जी ऐसी कोई मंशा है कि चुनाव के बाद देखूंगा तो इसके लिए भी तैयार रहे। वरना इस बार मंत्री जी को वोट देने से पहले एक बात क्लियर होगा, पहले हमारे जमीन को मालिकाना हक मिले, उसके बाद हम वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। देखिए ये विगत 37 दिनों से ये पट्टे खारिज होने के बाद
यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है, एक 37 दिनों से एक आंदोलन चला रहे थे एक भूमि को बचाने के लिए, और इस आंदोलन में क्षेत्र के सभी लोग जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में खड़े हुए, और खास तौर से जो उत्तम आचार्य जी ने इस आंदोलन को लीड किया, और तमाम किसान नेता और अलग अलग समाज के जो सामाजिक लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की है और जारी रखा है। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं, विशेषकर उत्तम आचार्य जी को बधाई देता हूं कि आज इस आंदोलन को एक प्रकार से एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोका गांव के रहने वाले विजयानंदन 4 अप्रैल 2010 को नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। शहीद हुए इतने साल बीते जाने के बाद भी उनका परिवार आज तक न्याय के लिए भटक रहा है। परिवार की मांग है कि गांव के मुख्य द्वार पर शहीद विजयानंदन का नाम लिखा जाए, लेकिन प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। शहीद विजयानंदन के परिवार ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को अपनी परेशानी भी बताई। शहीद के पिता गामा प्रसाद ने कहा कि प्रशासन और नेताओं ने उनसे कई बड़े वादे किए थे। शहीद के नाम पर सड़क और शहीद द्वार बनाने का लिखित आदेश भी दिया गया था, लेकिन आज तक मुख्य द्वार पर शहीद का नाम नहीं लिखा गया। गामा प्रसाद ने अधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्र भी मीडिया को दिखाए। इन पत्रों में जिला अधिकारी और लोक निर्माण विभाग को सड़क बनाने के आदेश दिए गए थे। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोग शहीद के नाम पर राजनीति करते हैं, जो शहीद का अपमान है। और महोदय मांग यही है, जो शहीद द्वार बना हुआ है उस पर शहीद विजयानंद का नाम अंकित किया जाए। मुख्य हमारा यही। आपने पत्रचार कहाँ का किया है जो पत्र दिखा रहे हैं? पत्रचार ये डीआईजी और जिलाधिकारी ये सब गया है, और वहां से लेटर भी सब आए हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि जो आज मुद्दा था वो मुद्दा शहीद विजयानंद स्मृति द्वार का मुद्दा है, जो 2021 में जब बनने को जा रहा था, जो सौरभ बहुगुणा जी की घोषणा के बाद निर्माण की बात आई तो विरोध उस दौरान भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने वहाँ मौके पर पहुँच करके उस विरोध को खत्म किया और उस आपत्ति को हटाकर स्वयं ही शहीद के पिताजी के द्वारा ही नींव रखी गई और नींव रखने के बाद 2022 के आसपास मुझे लगता है 2022 के दूसरे तीसरे माह में कंप्लीट हो गया। बस बारी आई उस पर नाम अंकित करने की, तो उस पर शहीद परिवार का नाम अंकित नहीं हो पाया। खबर देहरादून से है, जहां ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग पूरे प्रदेश में प्रवासी पंचायत करने जा रहा है। इसकी शुरुआत अप्रैल में पिथौरागढ़ से होगी। ये जानकारी आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने दी है। डॉक्टर नेगी के अनुसार मुख्यमंत्री की हाल ही की बैठक में ये निर्देश दिया गया है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिवर्स पलायन हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोग शहरों से अपने गाँव लौट रहे हैं। अब आयोग इन लोगों से सीधे संवाद करेगा और उन्हें प्रेरित करेगा कि वो अपने गाँव में स्थानीय उद्योग करें और व्यवसाय स्थापित करें। प्रवासी पंचायत में न केवल राज्य में रहने वाले लोग बुलाए जाएंगे, बल्कि राज्य के बाहर रहने वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि लोग अपने घर लौटकर गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। डॉक्टर नेगी ने बताया कि गर्मियों के समय जब लोग अपने देवताओं की पूजा करने गांव आते हैं या फिर जब स्थानीय मेले लगते हैं, तब भी यही काम किया जाएगा। लोगों को स्थानीय व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कोविड के बाद अब तक लगभग 6000 लोग रिवर्स पलायन कर चुके हैं। सरकार की योजना है कि और लोग भी अपने गांव लौटकर स्थानीय रोजगार शुरू करें। कोविड के बाद जो रिवर्स पलायन देखा, और कोविड से बाद भी और आज तक भी लोग वापस लौट रहे हैं। अब 19 दिसंबर को एक बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देशित किया है कि इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रवासी पंचायत होंगी। तो इसमें जो लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो प्रदेश के अन्य शहरों में रह रहे हैं, चाहे प्रदेश के बाहर शहरों में रह रहे हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा और उनको जो है हम प्रेरित करेंगे कि वो रिवर्स पलायन करके अपने गांव में उद्यमिता स्थापित करें, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस पे
विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित तो कर दिया है। तो पौड़ी जिले से खबर है, नगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब एक तेज और प्रभावी पहल शुरू की गई है। सड़क पर छोटे बड़े गड्ढों को भरने के लिए अब इंस्टेंट पॉट होल रिपेयर रेडी मिक्स का उपयोग किया जा रहा है। ये एक रेडी टू यूज कोल्ड मिक्स मटेरियल है जिसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती और गड्ढों की मरम्मत बहुत कम समय में हो जाती है। अब इसमें खास बात यह है कि मरम्मत के तुरंत बाद ही यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए और सड़क सुरक्षा में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा बैठक के बाद ये निर्णय धरातल पर उतारा गया। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के तहत गड्ढों की पहचान करके तत्काल मरम्मत कराने का समन्वय किया और ये कदम खासकर दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक बुआखाल वाली सड़क, विकासखंड पौड़ी मार्ग, कंडोलिया मार्ग, श्रीनगर रोड और बस स्टेशन के पास कई गड्ढों की मरम्मत कर दी गई है। आरटीओ विमल पांडे ने बताया कि गड्ढे दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है और इंस्टेंट पॉटहोल रिपेयर से सड़क सुरक्षा बढ़ रही है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट में रोड सेफ्टी कमेटी है, जिलाधिकारी इसकी अध्यक्ष होती है। तो उनके निर्देश में एक निर्णय लिया गया था रोड सेफ्टी कमेटी की पिछली मीटिंग में कि जो सड़क में दुर्घटना कारित गड्ढे हैं जिनके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको हम भरने के लिए पीडब्ल्यूडी हम और जैसे नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका का एरिया है, सड़क है, ऐसे गड्ढों को भरने की मुहिम हमने शुरू की है, जिसके लिए हम एक रेडी मिक्स मटेरियल का प्रयोग करते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख ही रहे, ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है। इसमें हम श्रमदान के द्वारा काम करवा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नगर पालिका के लोग भी जुड़े हैं और हमारे परिवहन विभाग की पूरी टीम है। हम सभी लोग मिलकर श्रमदान कर रहे हैं और श्रमदान से हमने ये मुहिम शुरू की है कि ऐसे जो भी गड्ढे हैं उनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं उनको हम भरेंगे, पैक करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले आगामी कुंभ मेले को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है ताकि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों और पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सरकार ये चाहती है कि यह विश्व प्रसिद्ध आयोजन पूरी तरह से सफल और व्यवस्थित तरीके से हो। पंचायती राज, धर्मस्व और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कुंभ की तैयारी पूरे जोरों पर है। उन्होंने बताया कि सरकार सभी विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। उनका कहना है कि कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे, इसलिए एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। मंत्री ने यह भी कहा कि कुंभ क्षेत्र में साधु संतों के रहने, खाने और अन्य जरूरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो जमीन उपलब्ध है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाएगा ताकि कहीं भी अव्यवस्था ना हो। सतपाल महाराज ने बताया कि रेल और हवाई सेवाओं को भी बेहतर किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन और फ्लाइट्स की भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि कुंभ मेला सुरक्षित, सुचारू और यादगार बने। कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और पूरी जोर शोर से हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं सभी मिलकर के कुंभ को सफल बनाएं। काफी लोग उतरेंगे, यात्री आएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहां साधु संतों के लिए व्यवस्था की जाए और पूरी भूमि का उपयोग हो और निश्चित रूप में कोई लैप्सेज ना हो और ट्रेन की कनेक्टिविटी और प्लेन की कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से हो। ऋषिकेश के वन भूमि से जुड़े मामले में आरटीआई के जरिए एक नया खुलासा हुआ है। ये जानकारी चंद्रभूषण शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को वन विभाग से आरटीआई के तहत 17 सवालों पर जानकारी मांगी थी। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के अनुसार ये जमीन पहले वन विभाग की थी। 12 दिसंबर 1910 को इस जमीन को वन विभाग में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में 7 फरवरी 1927 को ब्रिटिश शासन के समय इस जमीन को आरक्षित वन की सूची से हटा दिया गया। चंद्रभूषण शर्मा का ये कहना है कि जब ये जमीन 1927 में ही वन क्षेत्र से बाहर कर दी गई थी, तो आज वन विभाग किस आधार पर इस पर दावा कर रहा है। आरटीआई से ये भी सामने आया है कि वन विभाग के पास मीरा बेन को दी गई किसी भी लीज से जुड़े कोई भी पक्के कागजात मौजूद नहीं है। विभाग के पास ये जानकारी भी नहीं है कि लीज कितने साल की थी या फिर इस जमीन को आगे किन लोगों को सब लीज पर दिया गया।
ऋषिकेश की खबर है, जब आरटीआई डाली गई जमीन से जुड़ी जानकारी के लिए तो तमाम जो नए खुलासे हैं वो हुए, जिसने बताया कि 1927 के बाद इसका कोई भी डेटा नहीं था जिस पर यह दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों से अधिकार की रक्षा की अपील की जा रही है। 1927 में ही भूमि को वन से हटा दिया गया था, लेकिन अब वन भूमि के क्षेत्र में यह जमीन आ रही है, यह दावा किया जा रहा था, जिसके लिए आरटीआई डाली गई थी ऋषिकेश में। अब ऐसे में वन विभाग के दावे पर यह बहुत बड़ा सवाल लग गया है कि जब 1927 में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तब इस जमीन को वन से दूर कर दिया गया था, वन क्षेत्र से ये जमीन हटा दी गई थी। तो अब ऐसे में अब उसके ऊपर क्यों ये दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर के अब कानूनी लड़ाई जो है वो एकजुट होकर लड़ी जा रही है। मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे द्वारा 31 दिसंबर 2025 को एक आरटीआई डाली गई थी फॉरेस्ट को, जिसमें हमने इस भूमि से संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे दस्तावेज हमने मांगे थे 17 बिंदुओं पे। तो उसमें से एक दस्तावेज हमें आज जो प्राप्त हुआ है वो ये है कि 7 फरवरी 1927 को इस भूमि को जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के टाइम पे इसको आरक्षित वन भूमि के श्रेणी से हटा दिया गया था। और ये भूमि 12 दिसंबर 1910 को ये भूमि को इन्होंने सम्मिलित किया था और 1927 में हटा दिया गया। जब 1927 में हटा दिया गया तो फिर ये सारा इस पे वन विभाग कैसे क्लेम कर रहा है कि ये भूमि हमारी है और इस पर इतनी सारी जो कार्रवाइयां हो रही है वो किस आधार पे हो रही है। तो ये समाज तक ये बात पहुंचे, दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है, इसीलिए आज प्रेस वार्ता हमने रखी। तो वैसे में खबर उत्तरकाशी से, जहां पुलिस ने 36वें सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य आम जनता को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना था। इस रैली का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय ने किया। पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस अधीक्षक ने जवानों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के दौरान लोगों को यातायात नियमों के महत्व के बारे में बताया गया। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी है, हमें सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की रैलियों से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी और जनता में जागरूकता बढ़ेगी। उत्तरकाशी पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने जीवन और दूसरों के जीवन को सुरक्षित बनाएं। इसका जो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने, लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफ़ी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है। खबर शक्ति फार्म से है, जहां पर एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 शक्ति फार्म टैगोर नगर में रहने वाले युवक राजू बाइन उम्र लगभग 32 साल की थी, जिनकी कल शाम से वो लापता थे। जब परिजनों ने खोजबीन की तो आज सुबह लगभग 10 बजे किशनपुर रेंज क्षेत्र में युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही लालकुआं पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव पेड़ से नीचे उतारकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। ये राजू भाई ने, जो मेरे मतलब भाई मित्र लगते हैं, तो रोज भांति की तरह लालकुआं जाते थे काम में। तो कल शाम को घर भी आए तो हमें मतलब वो घर से कहीं से पता नहीं चला। तो ठेकेदार का सुबह फोन आया कि भाई वो घर पहुंचे हैं कि कहाँ है, किधर है। तो हमने कहा नहीं, घर तो पहुंचे नहीं है। तो हमारे ये भाई मेरे दोस्त है नंदू भाई, उन्हीं का मतलब चाचा का लड़का है।
तो उन्होंने ये हम सब आए, तो ठेकेदार लाल कुआं से तलाश करते करते आए जंगल के रास्ते से, तो हमें भी बुलाया। हम लोग जब आए तो उनका बाइक ये है, बाइक जो सामने है, बाइक सामने खड़े थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बाइक यहाँ पे है, तो हम थोड़ा तलाश किए, तो थोड़ी ही आगे जाके देखे कि डेड बॉडी, मतलब कुछ भी नहीं थे। सुबह काम पे गए यहाँ से, घर से सही सलामत, उसके बाद वापिस आए नहीं है। फिर रात गुजर गए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से बता रहे थे कि वो आया नहीं है, क्या हुआ उनके चाचा से। फिर वो लोग खबर लिया है कि आया क्यों नहीं है, क्या बात है, तुमसे क्या लड़ाई हुआ था। तो वो जो उनका जो वाइफ है वो बता रहे नहीं, लड़ाई तो नहीं हुआ है। फिर तलाश लगाए, तलाशी के बाद जंगल में मिला उनको। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद एसपी विशाखा बदाने ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच तेज करने के निर्देश दिए। एसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उनके बयान दर्ज किए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके अलावा पुलिस रिस्पांस और घटनास्थल पर कार्रवाई के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया गया। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पहले ही एम्स चौकी प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है। एसपी ने कहा कि सभी कदम जांच को प्रभावी और तेज बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। पुलिस जनता से अपील कर रही है कि वो किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और मामले की जांच में सहयोग करें। वहीं जांच पूरी होने के बाद घटना के सही कारण और दोषियों की पहचान की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां चंद्रवनी इलाके में कैफे में माही पर हुए हमले में नया मोड़ आया है। युवती ने एक वीडियो जारी करके साफ किया कि उसे चापड़ से नहीं बल्कि करछी से मारा गया था। जानकारी के अनुसार माही अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने कैफे पहुंची थी। वहां के युवकों ने शराब पीकर झगड़ा किया और इसी दौरान माही पर हमला हो गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि धारदार हथियार से चोट नहीं आई। माही नशे में थी। इस घटना के बाद आयुष रावत और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की पूरी जांच जारी है और सभी दोषियों को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस जनता से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें और जांच में सहयोग करें। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी चर्चा छेड़ दी है और लोगों ने सुरक्षा और कानून के प्रति सवाल भी उठाए। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। खबर देहरादून की है, जहां पार्टी में झगड़े के दौरान ये घटना हुई। जब पुलिस ने मेडिकल देखा तो ये कहा गया कि माही उस वक्त नशे में थी। पहले ये कहा जा रहा था कि माही को चापड़ से मारा गया है, हमला किया गया, लेकिन उसके बाद ये पता लगा कि माही नशे में थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ पुलिस का ये कहना है कि अगर इस बार जब कोई कार्रवाई हो तो उस कार्रवाई का जो संदेश है वो पूरे उत्तराखंड को मिले। कैफे में जन्मदिन मनाने के लिए माही पहुंची थी। जब वहां पर लड़ाई हो रही थी लोगों की, उसी बीच माही पर भी हमला हुआ। पार्टी में झगड़े के दौरान ये पूरी घटना हुई है। इसके बाद माही ने खुद ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच में तेजी की है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, उसको लेकर के शहर में जो भी अफवाहें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। मैं बस उस फियोनिक्स कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठने गई थी। वहाँ 2 जनों का विवाद चल रहा था, जिसमें आपसी झगड़े के चक्कर में दूसरे पक्ष के एक लड़के ने मेरे सर पे गलती से मारा। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे को चापड़ चुपड़ कुछ नहीं लगा है। वो एक करछी थी जो उस दूसरे के चक्कर में मेरे उसमें। खबर देहरादून से है, जहां विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार हुआ है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने उपेंद्र सिंह थापा को दबोच लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने लोगों को फिनलैंड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले थे। उसने फर्जी वीजा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और अन्य दस्तावेज तैयार करके पीड़ितों को ठगा है। पुलिस के सामने आरोपी ने ये कबूल किया कि उसने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए ठगी के रूप में हड़पे थे। पुलिस ने अभियुक्त को ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से पकड़ा है। इस मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी ऐसे झांसे में ना आए और विदेश नौकरी के नाम पर पैसे ना दे।
पुलिस का कहना है कि सभी दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने लोगों में सुरक्षा और सावधानी के प्रति चेतना भी बढ़ा दी है। देहरादून में विदेशी नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिनलैंड भेजने की बात लगातार ये किया करता था और साथ ही साथ फर्जी वीजा और दस्तावेज बना करके किसी भी तरीके से जो ये ठगी थी वो गलत ना लगे वो दर्शाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी इस आरोपी ने बनवाए थे, जिसके बाद जब इसे पकड़ा गया तो साफ तौर पर इसने खुद इस बात को कबूला है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी को अंजाम खुद इसने दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया और ये हिदायत पुलिस की तरफ से लगातार दी जा रही है कि कोई भी विदेशी नौकरी के झांसे में आकर उत्साहित होकर पैसे ना दें। इस प्रकार की घटनाओं से लोगों को सीख लेने की जरूरत होती है। फर्जी वीजा और दस्तावेज बनाकर ठगी करने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी ने यह खुद कबूला है कि उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था, फर्जी वीजा और दस्तावेज बनाकर। फिनलैंड में नौकरी का लालच देकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी इस आरोपी ने की है। खबर जसपुर से है, जहां पर आज पतरामपुर चौराहा के पास एक लकड़ी के गोदाम और कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि गोदाम और ऑफिस में रखी हुई राखी, लकड़ी और अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जले हुए सामान की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। खुशकिस्मती ये रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई और कोई भी जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचे प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने मीडिया को बताया कि एमडीटी के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली थी। तुरंत टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। प्रभारी ने बताया कि आग विकराल रूप धारण किए हुए थी, लेकिन पूरी कोशिश के बाद इसे बुझा दिया गया। जले हुए गोदाम और ऑफिस के मालिक जाकिर हुसैन पुत्र स्वर्गीय शराफत हुसैन बताए जा रहे हैं। आग लगने के कारणों की पूरी जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो जसपुर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लकड़ी के गोदाम में आग लगने से पूरा गोदाम धू-धू करके जल गया। आग का रूप इतना विकराल था कि वहां पर रखा हुआ सारा सामान उसकी चपेट में आ गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिर्फ राख बचा हुआ है। लकड़ी के गोदाम में ये आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि ये आग लगी है। पुलिस प्रशासन और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जब वहां पर मौजूद लोग जिन्होंने पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियों के साथ सहयोग किया और उसके बाद इस आग पर काबू पाया। गनीमत फिलहाल ये रही कि इस लकड़ी गोदाम में आग लगने पर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि इस आग लगने से लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर खाक हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्रेन से यहाँ पर सभी चीज़ों को हटाया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई और वायरलेस सेट द्वारा भी और क्या कहते हैं एमडीटी द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई। 229 पे जब सूचना प्राप्त हुई कि लकड़ी मंडी में आग लगी है। जब लकड़ी मंडी में हम पहुंचे तो वहाँ देखा कि नाम था जाकिर हुसैन की लकड़ी की दुकान में आग लगी थी, जबकि काफ़ी नुकसान हो गया। आप भी देख ही रहे होंगे पीछे तो नुकसान हुआ। तो 29 पे हम जैसे पहुँचे तो 2-2.5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे और फिर जब देखा तो हमारी 2 गाड़ियाँ उसमें लगी थी। हम लोग लंच करने के लिए गए थे तो हमारे जो मजदूर हैं यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ जो है आग लग गई है और आग का जब एक्चुअली क्या है वो शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगी है। अब पूरा गोदाम है, पूरा ऑफिस, सारे जो है यहाँ पर साल का, सागवान का, लिप्टिस का माल रखा हुआ था। आपके सामने सारी चीज़ें जो जल के बिल्कुल राख हो चुका है। जो बचा है वो भी किसी उपयोग के लिए है भी नहीं। वो लगभग कितना कल आप माल मानिए।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।